बिलाखिर नाज़रीन हुकूमत IMF के सामने ढेर हो गई है। मालियाती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके तमाम शराइत मानी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पेरिस में IMF के MD से भी मुलाकात की है। अमेरिका और बरतानिया से भी मदद तलब की गई थी, मगर IMF ने वाज़ेह किया था कि बजट में तब्दीलियों के बगैर ये मुआहदा मुमकिन नहीं है। आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया है। अब पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है। 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं। हुकूमत जारी अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी की है। दरामदात पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। स्टेट बैंक ने तमाम LCs खोल दिए, जबकि ग्रेड 17 से तमाम मुलाजमीन को एक इदारे से पेंशन मिलने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुआहदा जल्द बहाल हो जाएगा। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, अगेन मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आप जिस तरह से हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं, टैक्सेस में भी इजाफा, और जो मैंने सीधा रखती हैं एस्पेक्ट सामने, मुआहदे की बहाली के लिए तमाम शराइत तो IMF की मानी गई। अब ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुआहदा बहाल हो जाएगा, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं और वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है, क्योंकि सारी उम्मीदें आवाम को भी यही थी। अब तो बच्चा यही कहता है IMF के साथ मुआहदा होगा तो महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई की शरह में तो मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको लगता है ये जो मुआहदा बहाल होगा, जिसकी कोशिश कर रहे हैं ये पिछले कई महीने से, क्या इसको ग्रास रूट लेवल आवाम को भी इसका फ़ायदा होगा, और क्या आप फ़ायदा देख रहे हैं जिससे आम आदमी सुख का सांस ले सकेगा? ये मुस्तकबिल करीब में तो कोई फायदा नजर नहीं आता है, और उसके मैं दलाइल आपको दे देता हूँ। लेकिन ये जो डंका हम बजा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीनन एक उनकी साइडलाइन पे मीटिंग हुई है। जब भी मल्टीलैटरल फोरम पे किसी भी या चंद मुल्कों के सरबराहान वहाँ मल्टीलैटरल फोरम पे जब आते हैं तो उनकी साइड लाइन पर मीटिंगें होती हैं। साइड लाइन की मीटिंग स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं होती है, एजेंडा बेस्ड मीटिंग नहीं होती है। उसको मैं शेक हैंड मीटिंग से तशबीह हम लोग देते हैं। तो शेक हैंड मीटिंग होती है, उसमें जाहिर है एक प्रेजेंटरी के तौर पर MD ने कहा कि जी हम बिल्कुल, हमारे जो टीम है वो इसको अपने कवायद ज़वाबित के मुताबिक देखेगी। उससे आगे उसने कोई न कमिटमेंट की और न ही उससे आगे कोई उसने बात की। एक फायदा उसका हुआ कि जो मीटिंग्स रुकी हुई थी और उन मीटिंग्स में 24 घंटे में 2 मीटिंग या 3 मीटिंग हो गई हैं, जिसमें इन्होंने रिवाइज किया है अपना टैक्स बेस बढ़ाने का, उनको रिवाइज करके दिया है। सिर्फ एक चीज जो रिवाइज करके अभी नहीं दी है वो है खास तौर पे जो एमनेस्टी दे रही है बाहर से पैसे आने की। हालांकि वो भी आसान काम था, वो कर सकते थे, उसको वो नहीं कर सके। और उसके अलावा ये जो पेट्रोलियम लेवी वगैरह जो बढ़ाई गई है, उन्होंने बजट को उसी फ्रेमवर्क में लाया जा रहा है जो कि शुरू से थी। एक चीज को तो जो IMF की टीम ने डिमांड की थी, एक चीज तो ये हमें जानना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो होमवर्क टीम करती है, जो उनकी कमेटियां करती हैं, उससे 19-20 का फर्क आ सकता है। कभी भी उससे 15-20 का फर्क नहीं आ सकता बोर्ड में। IMF बोर्ड में भी 15-20 का फर्क नहीं आ सकता जब तक कि वो सारे लवाजमात जो हमने कमिट किए थे नवंबर, पिछली गवर्नमेंट ने नवंबर में जो कमिट किए थे पिछले साल के, उसके मुताबिक जो बाद में इस गवर्नमेंट ने कमिट किए हैं, और बजट से पहले जो इनको अगर ये शफाफियत रखते तो बजट से पहले यही बातें मान लेते। अब उन्होंने इस चीज का असर आप देखें, वो कहते हैं कि जी ये मार्केट रेट पर फ्लोट होना चाहिए। सागदार साहब कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज, हमारा रुपया मार्केट रेट पे फ्लोट है। अगर मार्केट रेट पे फ्लोट है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन IMF कहता है कि इसको फ्लोट करें, इसका मतलब उसमें फर्क है। तो ये 3-4 चीजें अगर मान ली गई है तो अब आपकी बात आ जाती है कि अवाम पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। अवाम तो जाहिर है जितनी बातें और जितनी कंडीशनैलिटीज आप मानेंगी उतनी ही ज्यादा अवाम पे वजन आएगा। ये कहना इसहाक डार साहब का एक सियासी बयान तो अच्छा है कि अवाम पे इसका असर नहीं आएगा, लेकिन अवाम अल्टीमेटली जो भी पेट्रोलियम लेवी का असर किस पर आएगा, जाहिर अवाम पर आएगा। बिल्कुल ऐसे अगर किया जाएगा, सुपर टैक्स लगाएंगे तो वो सरमायादार वो पैसे किससे वसूल करेंगे? अपने मुनाफा तो नहीं छोड़ने लगे वो अपना। इसी तरीके से जहां जहां जो की जाएगी, सिवाय पर्सनल इनकम टैक्स की, पर्सनल इनकम टैक्स में ये है कि तनख्वाहदार आदमी, उसकी अगर मजीद तनख्वाह काट ली जाए तो वो तो किसी से वसूल नहीं कर सकता। उसके अलावा तमाम के तमाम इदारे वो वसूल कर लेंगे अपनी, लेकिन इसका बोझ इतना ज्यादा पड़ेगा क्योंकि अभी जो हमारी मईशत की मकबूशियत है, उस मईशत की मकबूशियत में हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हमारे लोगों पर इसका असर ना पड़े। तो लिहाजा मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो महंगाई आप देख रही हैं, फूड प्राइसेस पे जो जहाँ जाके 40 से 50%,
ओवरऑल महंगाई 38% करीब जो पहुंच गई है, जो हमारे पास $60 ट्रिलियन के 60 ट्रिलियन रुपीस के जो इंटरनल एक्सटर्नल डेट है हमारे पास, जो हमारे पास 14.6 ट्रिलियन का बजट और सिर्फ हमारे पास कलेक्शन 9.6 ट्रिलियन का है। ये सारे फिगर्स हमारे सामने है। तो जब फिगर सारे सामने हैं तो जो अभी बोझ पड़ रहा है और जो अवाम खुदकशियां कर रही है, वो कहते हैं ना कि मौत के खूंखार पंजों में सकती है हयात, आज है इंसानियत की हर अदा सहमी हुई। लोग सहमे हुए हैं कि उनके साथ क्या होगा, और इस पे क्विक फिक्स करना चाहिए। इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम कम है वरना हम सॉल्यूशंस पे जी हम किसी दिन बिल्कुल बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल किसी दिन बात करेंगे। जवाद फैजी साहब, सॉल्यूशन तो डेफिनेट है और हम इस पर बात भी करेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी डिफ़ॉल्ट की, जब बातें होती थी तो मौशी माहिरीन भी यही कहते थे कि डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF के साथ बातचीत का कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है और ये जो तमाम शराइत मानी जा रही हैं IMF की, तो आप समझते हैं कि मुआहदा बहाल भी हो जाए तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि फौरी रिलीफ मिलेगा। मैं नहीं समझता कि अभी कुछ 1.5-2 साल तक कोई बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकेगा। बड़ी खुली सी बात है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा, फिर मेरे दोस्त जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। मसला ये है कि इस हवाले से तो मैं डेफिनेटली फॉर श्योर, जब से हम दस्ते नगर हुए हैं और तब से कोई भी हुकूमत हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो PTI हो, वो मार्शल लॉस हो, हम दस्ते नगर रहे हैं। हमने अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं की। हमने अभी भी देख लें, हाल ही में अभी चंद दिन पहले ही आप ऐसे कवानीन ला रहे हैं कि आप जो पहले ही खाते पीते अच्छे भले हैं उनको भी मज़ीद के ताहयात उन्हें वो चीज़ें दी जाएंगी और इस कदर दी जाएंगी। ये वो असल इश्यूज़ हैं जिससे अवाम पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। हमें अलल्ले तलल्ले ख़त्म करना होंगे। हमें वो तमाम तर वो जो असराफ के ज़ुमरे में आता है वो ना ये ठीक कर पाए माजी में, ना रियासत मदीना वाले कर पाए, और वो बढ़ता ही चला गया। और फिर मैं खुदकुशियों की तरफ भी नहीं जाता कि किसने कहा था, मैं उस तरफ भी नहीं जाता। मेरा भी असल इशू यही है, आपका भी असल इशू यही है। कभी जाके देखिए तो सही कि किस तरह गुजर बसर हो रहा है। और मैं तो पूछता हूँ, मैं खुद पार्लियामेंट में जाता हूँ तो मैं खुद कई लोगों से खुद पूछता हूँ। मैंने राजा जफरुल हक साहब से पूछा कि कभी खुद सब्जी लेने गए हैं आप या नहीं गए? जब जाते ही नहीं है तो वो कर्ब, वो तकलीफ, उसका उन्हें अंदाजा नहीं होगा। लिहाजा इन्हें ये सोचना होगा कि अगर वोट लेने हैं, इन गरीबों का कुछ पुरसाने हाल भी बनना होगा। और ये सारे असरात, अभी असरात मैं नहीं समझता मुस्बत अवाम पे पड़ेंगे। महंगाई मुझे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन असल इशू ये है कि जब हम गर्दाब में फंस चुके हैं, प्लान बी मौजूद है, चीन मौजूद है, रशिया, टर्की, ईरान ब्लॉक मौजूद है, लेकिन हम फौरी तौर पे अमेरिका की वो मंडियां नहीं छोड़ सकते, हम यूरोप की वो मंडियां नहीं छोड़ सकते। हमें थोड़ा सा इनके साथ चलना होगा। लेकिन मैं बहरहाल इस हवाले से मुझे पूरा यकीन है कि अगर बहुत बड़ी साजिशें बैनुल अक़वामी और हमारे अंदरूनी दुश्मन इकट्ठे ना रहे और इकट्ठे रहे तो फिर तो अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाएगा। वगरना मुझे ये यकीन जरूर है कि अगर हमारी सिमत सही रही तो इंशाअल्लाह ये मामलात खत्म हो जाएंगे। सही जी। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें होती थी और उसको लिंक करते थे IMF के मुआहदे की बहाली के साथ, अब चूंकि अब एफर्ट की या जिस तरह से उनकी शराइत थी वो मानी गई, जो वज़ीर ख़जाना साहब भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसका रिलीफ आवाम को, तो जैसे दीगर एक्सपर्ट्स का भी कहना है, मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आप समझते हैं वो जो डिफ़ॉल्ट की बातें हैं उससे हम बच जाएंगे? क्योंकि आप देखें जियो पॉलिटिक्स की भी ये बात करते हैं, ऑल्दो फिर जाके अमरीकी सफ़ीरों से भी मिलते हैं। तो ये सारे स्नैरियो में अब इंडिया अमेरिका का इत्तेहाद भी, इक़्तिसादी इत्तेहाद भी आपके सामने है जो नया एक बनने जा रहा है, तो इस सारी सिचुएशन में आप किस तरह से देख रहे हैं IMF के मुआहदे की बहाली को? अब कोई फ़ायदा मिलेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को? देखें दुआ, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जिस तरीके से IMF ने अपनी टर्म्स मनवाई हैं और ये टोटल हमारी हुकूमत की और हमारे फॉरेन के फाइनेंस की कमजोरी नजर आती है। एक तो मुझे यही हैरानी है कि PMLN को पिछले 25-30 साल में एक फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा कोई मिला ही नहीं है, और फिर उसकी जो परफॉर्मेंस अब नजर आ रही है वो हम सबको नजर आई। क्या बांगोबान दारे लगाए गए और जब आए मुस्तफा इस्माइल के बाद आपने क्या करके दिखाया वो भी क्लियर है। और उसके बाद 212 अरब के आप टैक्स लगा रहे हैं,
उसके बाद 50-60 रुपए की पेट्रोल पे लेवी लगा रहे हैं, हर चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, अवाम के तक जाएंगे। इट इज गोइंग टू बी अ बिग सेटबैक PMLN इलेक्शन के अंदर। लेट मी टेल यू, इन्होंने अपने जो काम करने थे कर लिए, इन्होंने अपने केसेस खत्म कर लिए। आज भी आपने देखा नवाज शरीफ साहब को एक और रिलीफ मिला है और अभी और रिलीफ मिलेगा जब वो यहाँ पर आएंगे। उनका एम यह था कि हम क्लियर हो जाए, हमने इतना उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत बचाई, रियासत को तबाह करके रख दी। वेरी क्लियरली न्यूक्लियर मुल्क को कोई डिफॉल्ट नहीं करता, ना होने देता। हमारे फ्रेंड ने हमें कंफर्म किया हुआ था कि हम किसी हालत में डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी एक्सेप्ट किया और ये चेंजेस करेंगे, उसके बाद इन्होंने इन हाउस कोई भी काम नहीं किया, ना FBO से सेविंग की है, टैक्स जो चोरी होता है, ना इन्होंने स्टेट कॉर्पोरेशन से को बचाया 800-900 रुपया, उसमें से आधे बचा लेते तो दे कुड हैव गॉन एंड टेल इन द आईज, उनकी आंखों में आके डाल के कहते देखिए हमने 600 रुपया अपने इन हाउस हम 6 महीने में बचा लेंगे। वो भी नहीं कि सिर्फ इनका काम है टैक्स डालो, बचाओ, अपने आप को फायदा पहुंचाओ। और ये इसको इलेक्शन में अब देखेंगे PMLN को इतना धचका लगेगा, और यही पीपल्स पार्टी इस पे एक्सप्लॉइट कर रही है और इसी बात पे खुश है कि सारा मलबा इनको जा रहा है। तो आई थिंक ये सिचुएशन बहुत खराब है इकोनॉमिकल, लेकिन इस IMF प्रोग्राम से ये फायदा होगा कि 20-25 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 6 महीने से 7 महीने के अंदर आएगी, जिसका ये फायदा उठाना शुरू करेंगे। उससे पहले असम्बली डिसॉल्व हो जाएंगी तो वो क्रेडिट इनको नहीं जाएगा। जी, कहीं से ये इंडिया नहीं मिला है दुआ, कहीं से इंडिया नहीं मिला है कि IMF जो है अपना प्रोग्राम वो कर रहा है, एग्री कर रहा है उससे। इस वक्त खुद जो उनकी गौस साहिबा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो खुद कह रही हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट है वो ये है कि उन्होंने कहा है अपने खर्चे कम करें, जो आपके तकरीबन जो सारे फेडरल गवर्नमेंट के 6 लाख से ज्यादा मुलाजमीन है और तकरीबन 60,000 गाड़ियां हैं। इंग्लैंड में सिर्फ 80 के करीब गाड़ियां हैं तमाम उनके लिए जो सरकारी काबरीन है। यहाँ 60,000 गाड़ियां हैं फेडरल गवर्नमेंट में। इस किस्म की चीजें IMF कर चुका है अपना ऑब्जेक्शन इसमें। ठीक है रमीज साहब, ज़ाहिर है जो मुआशी बहाली के लिए ज़रूरी इस्लाहात थी वो तो ये नाकाम है गवर्नमेंट करने की। आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो उम्मीद पैदा हुई है मुआहदे बहाली की, आपको लगता है कि इसका फ़ायदा होगा आवाम को या नहीं, या इट्सल्फ जैसे बात हो रही है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बड़ा लिंक किया जा रहा था, तो इसमें क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो चूंकि हुकूमत से हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं कि IMF से बस बात तय हो गई है और ये जो ट्रांचे हैं 1.1 या 1.2 बिलियन का ये आने वाला है। तो आई थिंक दिस टाइम अराउंड चूंकि वो इतनी बार कह चुके हैं शेयर आया, ना तो मियाँ साहब आ रहे हैं ना ही IMF का ट्रांचे आ रहा है, तो लेट्स वेट फॉर द ट्रांचे टू कम। क्योंकि अभी तक वो जिस तरह से हमें इससे पहले आज से 1-2 हफ्ते पहले हमें बताया गया कि जनाब पॉलिटिक्स इज एट प्ले, चूंकि चाइना को कंटेन करना चाहते हैं और पाकिस्तान चूंकि चाइना के साथ है इसलिए वो पाकिस्तान को जो है टफ टाइम दे रहे हैं। अब वो ये काम करके हो सकता है आगे ये खुदा ना खासा ट्रांचे ना मिले और बोले कि देखिए जी हमने तो बाकी जो उनके जो चीज़ें उनकी शराइत थी वो भी पूरी की, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द IMF ट्रांचे टू कम, और अगर आता है तो नेचुरली जो पैसा UAE ने कमिट किया है, जो पैसा सऊदी अरब ने कमिट किया है और हमारे बाकी जो लेंडर्स ने कमिट किया हुआ है वो हमें मिलेगा, और उससे कम से कम हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। लेकिन जहां हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा वहां हमें ये भी जहन में रखना है कि हमने अपने सरकारी इदारों में जो एक फौज ज़फ़र मौज भर्ती की हुई है, स्टेट कॉर्पोरेशन में फौज ज़फ़र मौज भर्ती की हुई है, इनका क्या करना है जिन पे हम बिलियंस अपॉन बिलियंस हर साल खर्चते हैं, अपने सेनेटर्स को मुराद दे रहे हैं। बिल्कुल, जहां एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन में 100 बंदे से काम होता है उतना काम एक गवर्नमेंट इदारे में 15 से 20 हजार बंदे पे होता है। जहां इतना मैसिव डिफरेंस आ जाएगा वहां आप किस तरह स्टेट के मामलात को रन कर सकेंगे, और जहां आपकी नेशनल असेंबली के लोगों का टोटल फोकस गली नाले सड़क ब्रिजेस पे होगा, वो किस तरह से पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें ग्राउंड अप चीजें ठीक करनी है, अपनी पॉलिसी प्लानिंग करनी है, ये डिसाइड करना है कि हुकूमत ने आगे किस तरह लेकर चलना है। क्योंकि अबे जो इंडिया के साथ अमेरिका के मुआहदे हो रहे हैं, वी शुड बी वेरी कंसर्न। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जिस तरह से ग्रोइंग पावर है और अगर जिस तरह से हमारी वीकनिंग पावर है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, तो हमारे लिए चैलेंजेस कंपाउंड कर जाएंगे। हमें अपने SMEs पे फोकस करना है, हमें अपनी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है हमें। और ये जिस तरह से देखिए बात ये है, सॉरी मैं बात थोड़ी जरा अब एक छोटा सा पॉइंट ऐड करने दीजिएगा। हुकूमत की परफॉर्मेंस के इतने एब्जिमल फिगर्स के बाद जहां एक आम आदमी
की जो इनकम है वो 11% कॉन्ट्रैक्ट की है, वहां हमने सरकारी लोगों को 30 से 35% का एड अलाउंस दे दिया है। क्या हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, मुल्क के लोगों के साथ? तो मेरे ख्याल है हुकूमतों को लोगों के लिए काम करना चाहिए, 24 करोड़ लोगों के लिए काम करना चाहिए, उन लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपने अच्छी बात की, बिल्कुल इसी पे हम ब्रेक